A very good evening to all my SC atoms. How are you all? Can you hear me? So, guys, once again, welcome back to the Fast Track Revision Series for JEE Main 2021 April attempt. बहुत सारे बच्चे कमिंग अप्रैल में 2021 में जेई मेन का पेपर देने वाले हैं. मेनी ऑफ यू आर टारगेटिंग फॉर द एग्जाम, राइट? सो इस चैनल पर मैंने एक सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है फास्ट ट्रैक रिविजन सीरीज, जहां पर मतलब लगभग 15, 20 या 25 मिनट में हम पूरा का पूरा चैप्टर वाइंड अप कर देते हैं. क्योंकि ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट और मैं ये बोलूंगी थोड़ा सा मतलब हाई वेटेज वाला चैप्टर है. तो आई थिंक आई विल बी गिविंग अराउंड 20 to 25 मिनट्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. बट इस बात की गारंटी मैं बड़े आराम से दे सकती हूँ कि वंस द चैप्टर विल बी ओवर फ्रॉम माई साइड, यू ऑल विल रियली फील लाइक कि मैम मजा आ गया. ऐसे मतलब लिटरली लग गया कि सारी रिएक्शंस वन बाय वन करके रिकैप हो गई है ना. ओके, सो अब बिना देर किए लेट अस गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स. खैर, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हो जो अभी तक एसवी एटम नहीं है. हो सकता है जो बच्चे इस लेक्चर को बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे वो भी कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, है ना. तो एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर वी विल गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. सो गाइज, माय नेम इज साक्षी वोरा. आई एम अ पास आउट ऑफ IIT रुड़की. ठीक है. ऑल्सो आई वॉज CBSE स्टेट टॉपर बोथ इन ग्रेड 10th एज वेल एज 12th में I was also awarded with KVPY fellowship and last 7 years से I have been teaching chemistry. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है. ऑनलाइन तो मैंने बहुत साल पढ़ाया है, साथ ही साथ आई वॉज देयर इन गल्फ जहां मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया था बहुत सारे स्टूडेंट्स को. ठीक है. ओके, एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट विच आई वुड रियली लाइक टू मेक, है ना. देखो, मैं सबसे पहले आई विल नॉट स्टार्ट बाय टेलिंग यू द प्राइजेस एंड ऑल. आई अग्री, बहुत सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं. ठीक है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स को भी लेटर से अगर पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं तो शायद सेकंड थॉट देनी पड़ती है ना. बहुत सारे मेनी ऑफ यू माइट बी देयर, है ना. तो उसलिए मैं सबसे पहले एक ऐसी चीज बताऊंगी जो लिटरली हर बच्चे के काम की है. अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर एवरी सिंगल संडे देयर इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीम अनअकैडमी. ठीक है. और उस स्कॉलरशिप टेस्ट में मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर रियली गुड क्वेश्चंस. मतलब तुम्हें एक ऐसी फील आएगी कि हम जेई का पेपर दे रहे हैं. ठीक है. मतलब लिटरली यू विल बी फीलिंग कि तुम्हें मतलब यू विल बी एबल टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस एट द सेम टाइम. अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है यू विल डेफिनेटली बी रिवॉर्डेड फॉर योर परफॉर्मेंस एज वेल. तो हर बच्चे को मैं तो ये एडवाइस करूंगी कि जो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है हर संडे, वो तो तुम्हें देना ही देना चाहिए. 2 रीजंस हैं. पहला रीजन, तुम्हें कंपटीशन का आइडिया लग जाएगा, ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना. मतलब तुम्हारा क्या टेक है. सो दिस यू विल गेट टू नो. The second most important thing is you will be awarded scholarship, right? Which is, I mean, a very good thing. अगर 11th 12th में scholarship मिलती है तो it's one of the best thing which can happen, right? Okay. सो अब मैं बात करती हूँ सब्सक्रिप्शन की, बिकॉज नाउ आई हैव गिवन द चांस टू एवरीवन जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं. जो फीस है, दिस फीस इज नॉट वेरी हाई. मतलब अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग्स की बात करो तो मेरे ख्याल से इससे कई ज्यादा गुना वो फीस चार्ज करते हैं. बट ओके, लेट मी नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट टू एनीवन, बट मैं इतना बोल सकती हूँ यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज रियली मिनिमम. ठीक है. यू डोंट हैव टू बी लाइक वरीड कि इतनी सारी फीस हम कैसे भरेंगे. नथिंग लाइक दैट. आराम से मतलब EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है इन केस अगर मंथली बेसिस पे पेमेंट करनी है. उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं. ठीक है. सो जैसे अगर कोई बच्चा 12 मंथ्स का, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेता है, पर मंथ का प्राइस तुम देख रहे हो क्या है, नॉट इवन 3000. और इसमें तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मतलब पूरी की पूरी जेई की तैयारी तुम कर सकते हो. मतलब भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डाउट रिमूवल, सब कुछ अवेलेबल है. यही अगर कोई बच्चा 2 साल का एक साथ लेता है तो वो फीस और भी रिड्यूस होके 2100 लगभग 2000 पर मंथ पड़ती है. तो तुम देख रहे हो जो बच्चा 10th मूविंग टू 11th है ना, उसको तो डेफिनेटली ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. मतलब 1 साल की फीस में मैं ये बोलूंगी कि तुम 2 साल का पढ़ पाओगे. दिस इज लाइक अ रियली गुड ऑप्शन. ठीक है. इसके अलावा जो बच्चे आइकॉनिक लेना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर आइकॉनिक ऑल्सो. आइकॉनिक में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज प्लस वाली, है ना. प्लस का तो हर चीज होती है. रेगुलर क्लासेस, लाइव टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर.
साथ साथ यू विल बी गिवन वन मेंटर। वो मेंटर मतलब तुम्हें थ्रू आउट योर स्टडी गाइड करेंगे, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें गाइड करेंगे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट आस्क अ डाउट फीचर, ये थोड़ी सी डिटेल में मैं लेटर ऑन बताती हूँ। अभी के लिए स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। घड़ी मैंने पहनी नहीं है, बट तुम घड़ी में या अपने कहीं पे भी टाइम देख सकते हो। एंड लिटरली मैं तुमसे 15 से 20 मिनट मांगूंगी। 15-20 मिनट में ये पूरा का पूरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स एकदम मतलब अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। वैसे तो देखा जाए बहुत सारे बच्चों के लिए ये चैप्टर इज लाइक ओ मैम बहुत टफ चैप्टर है, बट आफ्टर रिविजन ये 15-20 मिनट मुझे दे दो, उसके बाद यू विल बी लाइक मैम इससे ज्यादा सिंपल चैप्टर कोई नहीं हो सकता। दिस इज सच एन इजी चैप्टर, ठीक है। सो चैप्टर की ना तो मैं तारीफ करती हूँ ना बुराई करती हूँ। लेट मी डायरेक्टली गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। अच्छा, एक और चीज तो मैं बताना ही भूल गई। ये जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये 4 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। 2-3 और प्रायर इंफॉर्मेशन जो देनी जरूरी है। ये वाला जो सेशन होगा है ना, ये एक थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे होगा, क्योंकि इसका नाम ही यही है फास्ट ट्रैक रिविजन। हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं जेईई मेन के एग्जाम के लिए, ठीक है। सपोज करो कि मैं तुम्हें पढ़ा रही थी, लेटर से ये वाला पॉइंट तुम्हें समझ नहीं आया, यू आर टोटली ब्लैंक अबाउट दैट पॉइंट। सब समझ आ रहा था बट एक पॉइंट में तुम अड़ गए। अब लेट्स से तुम क्या करोगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसी चैनल पर मैंने एक 45 डेज की क्रैश कोर्स लिया था, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही है, मान लो कोई पॉइंट अड़ गया, नहीं समझ आ रहा, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, मैंने समझाया फिर भी लेट्स से नहीं समझ आया, यू वांट टू गो टू द डिटेल्स ऑफ दैट टॉपिक। हर चीज की डिटेल 45 डेज क्रैश कोर्स में अवेलेबल है। सो प्लीज प्लीज गो थ्रू द 45 डेज क्रैश कोर्स वाली वीडियोस। वहां पर भी 2 दिन मैंने नहीं, एक मैराथन सेशन लिया था। यस आई रिमेंबर, आई हैव टेकन अ मैराथन सेशन फॉर हाइड्रोकार्बन, इट इज स्टिल अवेलेबल, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट, ठीक है। कर लेना इन केस कोई प्रॉब्लम होगी। अब स्टार्ट कर देते हैं। एल्केन की अगर मैं बारे में बात करूं तो बहुत सारी प्रिपरेशन मेथड्स एनसीईआरटी में भी और रेफरेंस बुक्स में भी दे रखी हैं, बट हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। फर्स्ट वन इज सेबेटियस-सेंडर्स रिएक्शन। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बट सिंस इट्स अ नेम रिएक्शन तो नाउ इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। सेबेटियस-सेंडर्स रिएक्शन क्या है, बहुत ही बचपने वाली रिएक्शन। तुमने कोई एल्कीन ले लिया या फिर क्या ले लो, एल्काइन, कुछ भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लो, उसके अंदर हाइड्रोजन डालोगे। हाइड्रोजनेशन नहीं पड़ी थी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसी को सेबेटियस-सेंडर्स रिएक्शन बोलते हैं। बस यहां ध्यान रखना, यहां पर हम निकल यूज करेंगे द कैटलिस्ट, और अगर निकल को कैटलिस्ट यूज करते हैं तो टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सी तक करना पड़ता है। मान लो निकल की जगह प्लैटिनम पैलेडियम किया होता तो हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट सिंस यू यूज निकल एज द कैटलिस्ट विच प्रोवाइड्स अ सरफेस, एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर हाइड्रोजन आके एडजॉर्ब हो जाता है। तो यहां पर भी इसको हीट करोगे, ठीक है, हाइड्रोजन को निकल की प्रेजेंस में हीट करो, सिंपली इट विल गेट कन्वर्टेड टू एल्केन। तो चाहे एल्कीन हो या एल्काइन हो, बोथ ऑफ देम विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू एल्केन। पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट, मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट जो जेईई में पूछा जा सकता है। पॉइंट का नाम है, तुमने लेना है एनहाइड्रस सोडियम सॉल्ट ऑफ एनी फैटी एसिड। इसका सिंपल में अनुवाद बता देती हूँ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, है ना, तुम इसका सोडियम सॉल्ट ले लो RCOO माइनस Na+, बस इतना याद रख लो, यू हैव टू टेक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल। अब इसके अंदर डालना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें डालना है सोडा लाइम। एक बार जेईई में यही क्वेश्चन आया था, लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कौन सा होता है, तो याद रखना वो यही सोडा लाइम वाला मेथड है। सोडा लाइम से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH डालना है। लाइम, क्विक लाइम को क्या होता है CaO, तो CaO डालना है, हीट कर देना। ध्यान से देखना, यहां पर R में लेटर से R कार्बन एटम है और एक COO माइनस वाला 1 कार्बन एटम, तो लेट से R+1 कार्बन एटम है। होगा क्या, ये CO2 निकलेगा और ये NaOH के साथ कंबाइन करके इट विल फॉर्म अ सॉल्ट विच इज Na2CO3, पानी में सॉल्यूबल है, हट जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास एल्केन बनेगा उसके अंदर इनिशियल वाले
जो चेन थी उससे 1 कार्बन एटम लेस होगा. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. तो जो ए बी सी डी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ए से ये बी बन गया, बी से फिर सी बन गया, डी बन गया, आप बताओ ये सब क्या थे, ऐसे क्वेश्चन में ये वाला प्रोसीजर बहुत बार फॉलो करते हैं. याद रखना ये वाला, ठीक है, कि अगर तुमने लेटर से सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम डाला, कार्बन डाइऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करेगी, बनाएगी Na2CO3 और एक एल्केन बनेगा जिसके अंदर एक कार्बन एटम कम होगा. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. एक है क्लेमेंसन रिडक्शन. ये काफी सारी चीजें हैं, अभी बताती जाती हूँ, ध्यान रखना. सबसे पहले कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बहुत ही सिमिलर है जो प्रीवियस वाला मेथड हमने किया था, बट एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जनरली पेपर में नहीं आती है तो तुम चिल मार सकते हो, बट समझा मैं देती हूँ. क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस टॉपिक से वो भी बता देती हूँ. यहाँ पर भी सिमिलर वैसे ही लेना है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, बस याद रखना यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का झटका देना है, एकदम झटका. तो इसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे, ये बनाएगा RCO - K+, और झटका देना है मतलब एक सेल में रखो जहां एनोड भी है कैथोड भी है. तो जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो जो K+ है वो कैथोड पे चला जाएगा. जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहां से चीजें देखते जाना. मेरे पास था RCOO-, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बना देगा? RCOO रेडिकल. बहुत ध्यान से देख लो, ये इंपॉर्टेंट है. अब ये एक मॉलिक्यूल नहीं, ऐसे तुमने लेट्स से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेने हैं. ठीक है, तो लेट्स से दो ले रखे हैं मैंने, ये दो, ये दो, ये दो. अब ये एक फ्री रेडिकल है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक और रेडिकल का बनना जरूरी है. तो ये R और C का बॉन्ड आपस में फिर से टूटता है, ये बनाएगा 2R रेडिकल, ये बना लेगा CO2 और ये निकल जाएगा. अब ये जो R रेडिकल बने, ये आपस में मिक्स हो गए, आपस में वापस से कंबाइन करके बना लेंगे एक एल्केन. कहने का मतलब, मान लो शुरू में तुम्हारे पास 3 + 1 R में, मान लो जैसे मैंने लिख दिया, या तो मान लो R+1 कार्बन एटम थे. ठीक है, अब 1 कार्बन एटम तो निकल गया, अब जो फाइनल चेन बनी वो 2R कार्बन एटम्स की बन गई. इतनी बात याद रखना. ठीक है, यहां तक भी कहानी होगी. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन. एक होती है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वो भी मैं यहां पर बता देती हूँ. आई डिडंट मेंशन इट, बट अब मैं बता देती हूँ. क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन, यहां पर देखो क्या है. मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक चेन है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है. क्या है? कार्बोनिल ग्रुप, मतलब C+O है. अगर तुम इसमें जिंक डालोगे और मर्क्यूरी, जिंक और मर्क्यूरी का एमलगम डालोगे, मतलब एक मिक्सचर है जिंक और मर्क्यूरी का, एंड देन इसके अंदर डाल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ध्यान से, मैकेनिज्म की चर्चा मैंने क्रैश कोर्स में कर रखी है, अभी के लिए बस पॉइंट टू पॉइंट याद रखने वाली चीजें बता देती हूँ. जिंक मर्क्यूरी का एमलगम विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl तुमने डाला, ये C+O जो है वो सिंपल CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन. इस बार JEE मेन 2021 में पूछी गई थी. मान लो अगर मैंने डाला हाइड्राजीन, आई होप सबको पता है हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 इसको बोलते हैं हाइड्राजीन. इन द प्रेजेंस ऑफ KOH तुमने डाल दिया, हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तब भी क्या होगा? C+O हट जाएगा और इसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे. So these are another 2 methods for the preparation of alkane, but remember starting from a carbonyl group. Carbonyl group की presence बहुत ज्यादा important है. आ गया यहाँ तक? तो एल्केन की प्रिपरेशन अगर बुक उठा के देखोगे तो और बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड दे रखे होंगे, बट उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं. जो मैंने अभी डिस्कस किए इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं. सो मेक श्योर इतना तो पढ़कर जाओगे ही जाओगे. ठीक है, अब एक और चीज विच इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एल्केन्स. एल्केन की एक केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है हैलोजिनेशन रिएक्शन. मतलब एक हैलोजन को आकर हमने एल्केन में ऐड करना है. एक एग्जाम्पल, मैकेनिज्म देखना. इसका मैकेनिज्म, इसके एक्सेप्शंस, ये दोनों मैंने बहुत ज्यादा विस्तार में JEE का जो मैंने 45 डेज क्रैश कोर्स कराया था इस चैनल पर, उस पर पढ़ा रखा है. अगर मैं वो सारे एक्सेप्शंस यहाँ पर पढ़ाने लगूं तो शायद इसी में ही काफी 15-20 मिनट तो इसी में लग जाएंगे. तो मैं शॉर्ट में तुम्हें बता देती हूँ, बट डिटेल वहां पर फॉलो कर लेना. होता क्या है, मान लो मेरे पास
CH3 CH2 CH3 एक एल्केन है। याद रखो अगर मुझे हैलोजिनेशन करानी है तो मुझे सनलाइट डालना पड़ेगा, तो मैंने क्लोरीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। पहली बात, यहां पर एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनता है, तो जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन सकता है अगर ये वाला हाइड्रोजन हटा, मतलब कुछ इस तरीके का, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, यहां पर आ गया CH2 रेडिकल, ठीक है। अब यहां से बन जाएगा CH3 CH2 CH2Cl, यहां से बन जाएगा CH3 CHCl CH3। अब देखना कौन सा मेजर कौन सा माइनर। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन दोनों में कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, वो तुम पढ़कर जाना, मैंने क्रैश कोर्स में करा रखी है। आयोडीनेशन जैसे करते हैं वो रिवर्सिबल होता है, मतलब आयोडीनेशन रिएक्शन जैसे मैंने लिखा ना CH4 + I2, तो इसको बनाना चाहिए था CH3I + HI, बट ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है। इसको फॉरवर्ड लेके जाने के लिए फिर से हमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 HiO3 डालना पड़ता है। ये सारी डिटेल्स क्रैश कोर्स में है, कृपया करके वहां से फॉलो जरूर कर लेना। अदरवाइज मतलब ये डिटेल करके जानी चाहिए, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यू हैव टू मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ओके, एल्केन में इससे ज्यादा हमें नहीं करना था क्योंकि एल्केन से क्वेश्चंस कम आते हैं, बट इन केस अगर आ गया तो इतने ही टॉपिक से आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं बोलने जा रही हूँ वो है एल्कीन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट व्हाट शुड आई से एक्सपेक्टेड पार्ट, जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में। 2021 फेब मार्च दोनों अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अप्रैल में आने के फुल ऑन चांसेस हैं, ठीक है। अब एल्कीन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हमारे पास अल्कोहल होता है, दारू होती है, दारू है ना अल्कोहल, उसकी डिहाइड्रेशन करा दो, मतलब दारू में से पानी निकाल दो तो एल्कीन बन जाएगा। अब बहुत बार बच्चों को पता तो होता है कि मैम पानी निकालना है, बट ये नहीं पता होता कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। जो सबको रटे हुए होते हैं बचपन से वो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, क्योंकि ये CBSE में भी सिखाए जाते हैं। जो नहीं सिखाए जाते और जो तुम्हें पता होने चाहिए लिखते जाओ। P2O5, it's an awesome dehydrating agent. Alumina, it is a good dehydrating agent. Anhydrous ZnCl2, anhydrous oxalic acid. Do remember, ये बहुत अच्छे dehydrating agents होते हैं, ये पानी को निकाल कर आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, मैम इसका मैकेनिज्म करना है या नहीं करना, देखो जेई मेन में ना बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलते हैं यू शुड नॉट डू द मैकेनिज्म्स, बट कुछ कुछ ऐसे गिने चुने टॉपिक्स हैं जिनके मैकेनिज्म हमें कर कर जाने ही जाने हैं, एंड दिस इज वन सच टॉपिक जो हमें कर कर जाना है इवन विद द मैकेनिज्म। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू कराती हूँ। CH3 CHOH CH2 CH3, सपोज मेरे पास एक अल्कोहल है, तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी और इससे रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें सिखा दूंगी। तो मान लो तुम्हारे पास अल्कोहल है, इसके अंदर तुमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इतना तो पता ही होगा ये एक एसिड है तो ये टूट के देगा H+ + HSO4-, इतनी बात सबको पता होनी चाहिए। अब एक पॉजिटिव चार्ज बन गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिच है ऑक्सीजन पर, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक मारेगा, क्या बना लेगा CH3CH, यहाँ पर बना लेगा OH2 ... और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, ये बनाएगा CH2CH3। अब तुम्हें पता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कतई स्टेबल नहीं है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, खींचेगा और यहाँ से भाग लेगा। ही इज लाइक आई डोंट केयर मैन, तुम जियो अपनी जिंदगी, मुझे क्यों फंसा रहे हो, तो ये तो निकल गया। अब यहाँ पर बन गया कार्बोकेटाइन। मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 मिनट मुझे चाहिए तुम्हारा, और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। जहां पर भी कार्बोकेटाइन बना, दोबारा जहां पर भी कार्बोकेटाइन बना, तुम्हारी ये जो आंखें है ना, ये जो नयन है, नक्षत्र है, तीसरी आंख है, खुल जानी चाहिए। मुझे नहीं पता, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए सारे SV एटम्स के। अगर कार्बोकेटाइन बना भाई साहब बौखलाहट आ जाएगी एकदम, ठीक है। देख लो कहीं रीअरेंज हो सकता है, अगर रीअरेंज हो सकता है तो जरूर करो। कहीं रिंग एक्सपेंशन हो सकती है, अगर हो सकती है तो जरूर करो। मतलब कार्बोकेटाइन बनते ही दिमाग में घंटी, वैसे किसी लड़की को देख के तुम्हारे दिल में गिटार बजता होगा ना, मैं कहती हूँ कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन या फ्री रेडिकल जब भी तुम्हें दिखाई दे भाई सब गिटार क्या अंदर से ड्रम बजने चाहिए। बड़े ध्यान से, यहीं पे गलती होती है, जेई वाला तुम्हारे को यहीं पे फंसाता है। तो याद रखना कार्बोकेटाइन मतलब रीअरेंजमेंट चेक कर लो,
रिंग एक्सपेंशन चेक कर लो, हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह चेक कर लो। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, बढ़िया है। अब यहाँ पर भी चलो, अब ये जो HSO4 माइनस था, अब ये बेस की तरह एक्ट करेगा, इसको प्रोटॉन खींचना है, इट हैज टू टेक आउट वन प्रोटॉन। पहले तो इसको सर्कल कर लो, इसके बाजू में दो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन हैं, तो इनके एक एक हाइड्रोजन को निकाल लो। अगर लेफ्ट वाला हाइड्रोजन निकलता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है। सपोज राइट वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब हमें कैसा पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है या कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है? इसको बोलते हैं सिट्जेफ रूल। सिट्जेफ रूल क्या कहता है? यहां से एक काम करो, डबल बॉन्ड को सर्कल कर लो, डबल बॉन्ड को सर्कल कर लिया, यहाँ पे गिनो, इसके बाजू वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। इसके बाजू वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसको सर्कल कर लो, सिर्फ बाजू वाले कार्बन को देखो, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। तो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल, मतलब ज्यादा अच्छा एल्कीन बनेगा। सो दैट विल बी मेजर, दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। हजारों तरीके से बुक्स में समझा रखा है, बट मेरे एसवी आइटम्स को अगर ये तरीका समझ आ गया तुमसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। याद इतना रखना है, जैसे ही कार्बोकेटाइन दिखे भाई साहब बौखलाहट आ जानी चाहिए एकदम, मतलब दिमाग में वो बजने चाहिए ढोल, ठीक है, कि ध्यान से ध्यान से ध्यान से करना है। आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। आगे करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा कि हमारे पास मान लो एल्काइन है, ठीक है, एल्काइन की मुझे रिडक्शन करानी है, एल्काइन की रिडक्शन करानी है एल्कीन में, एल्काइन की रिडक्शन करानी है एल्कीन में। याद रखना 2 तरीके से रिड्यूस हो सकता है, या तो तुम यूज करो लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है? पैलेडियम, BeSO4 या कैल्शियम कार्बोनेट, क्विनोलिन, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। So you can use palladium, CaCO3, quinoline, BeSO4। जो क्विनोलिन है ये सारे BeSO4 ये एक पॉइजन की तरह एक्ट करेंगे, एल्काइन अदरवाइज डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट हमें रिएक्शन को एल्कीन तक रोकना है, सो दे विल एक्ट एज पॉइजन, ठीक है। याद रखो लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करोगे हमेशा हमेशा क्या बनेगा? सिस एल्कीन, ठीक है। बट मान लो मुझे ट्रांस एल्कीन बनाना है, इस बार जेईई मेन में सिस का क्वेश्चन पूछा गया, अगर मान लो तुम्हें ट्रांस एल्कीन बनाना है तो तुम यूज करोगे बर्च रिडक्शन, जो एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने पढ़ी थी, यू हैव टू ऐड सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड की मैकेनिज्म सिखा दो, प्लीज डू रेफर 45 डेज क्रैश कोर्स, वहां पर विद मैकेनिज्म विद जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से इस बात को समझ लेना। मान लो मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, जिनको पिछले वाला मैकेनिज्म समझ आ गया था उनके लिए ये मैकेनिज्म एकदम मतलब लल पलल मैकेनिज्म है, काफी सिंपल है, ठीक है। अगर तुमने किसी ने एक्वस KOH डाला, एक्वस KOH मतलब KOH जिसको पानी में डिसॉल्व कर रखा है, याद रखो एक्वस KOH में जो OH माइनस होता है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसको जाकर के पढ़िए कि मैं इस पर अटैक करूं और Cl माइनस निकल जाए। ये इन रिएक्शंस को हम जो भी बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर, ये 12th के ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में मैं डिटेल में पढ़ा दूंगी, अभी नहीं कर रहे हैं। हमने एक्वस पानी में तैरा हुआ KOH, पानी पिया हुआ KOH, एकदम शुद्ध KOH लेने की बजाय हम लेते हैं पापी KOH। पापी KOH क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने एल्कोहल डाल रखा है, इसको बोलते हैं एल्कोहलिक KOH, जो मतलब एक नंबर का आवारा बिगड़ा हुआ बिगड़ैल KOH होता है, पिया हुआ पिहक्कर टल्ली KOH, बहुत ही बदतमीज KOH, ठीक है। इस KOH की शक्ल अकल यही कहती है कि ये चोर है, और ये ना सबसे एसिडिक हाइड्रोजन को चुराता है। ये एक बेस है, ठीक है, और ये मोस्ट एसिडिक H+ को चुराएगा, ठीक है, मोस्ट एसिडिक H+ को चुरा लेगा। तो अब कैसे पता चलेगा मैम कौन से वाले को? एक बार बताओ, पहले Cl को सर्कल कर लो, ठीक है, फिर Cl जिस कार्बन पे लगा हुआ उसको सर्कल कर लो, फाइन। इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, इन दो बाजू वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, इन बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो पहला एल्कोहलिक KOH एक बीटा हाइड्रोजन निकालेगा, लेट्स से उसने राइट वाला निकाला, ये निकाला तो ये वाला पेयर यहाँ आएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, मतलब क्या हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा ये।
दूसरा अल्कोहलिक KOH कहता है कि नहीं, मैं तो पहले वाले बीटा हाइड्रोजन को निकालूंगा, तो जो बीटा हाइड्रोजन होते हैं उनको निकाल दो। अब यहाँ पर भी वही की वही कहानी, हमें कैसे पता चलेगा मैम कौन सा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है? डबल बॉन्ड को सर्कल कर लो, इसके बाजू में 3 हाइड्रोजन, इसके बाजू में 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड को सर्कल कर लो, बाजू में बस 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कहने को तो भावनाओं में जाऊं तो इसको हम बोलते हैं सिट्जेफ रूल। ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन द मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जेई वाला तुमसे डेफिनेशन पूछेगा नहीं, याद रख लेना, समझ आने वाली चीज है, सिंपल सी है। अदरवाइज जिस तरीके से मैंने तुम्हें चलना सिखाया है वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा देगा फॉर श्योर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट रिएक्शन ऑफ हमारी एल्कीन्स, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विच इज ओजोनोलिसिस रिएक्शन। सिंपल सा फंडा है, कोई भी तुम्हें डबल बॉन्ड कहीं दिखाई दे, सी डबल बॉन्ड सी, और तुमने उसके अंदर ओजोन डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, क्या करो? पहले तो डबल बॉन्ड को तोड़ दो, आपस में रिश्ता टूटा, अब दोनों को एक एक डबल बॉन्ड ओ दे दो, दैट्स इट, बात खत्म। इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से रिलेटेड इस साल तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना ही लास्ट ईयर पूछा गया था, उससे पहले पूछे जाते थे। जो बच्चों को ओजोनोलिसिस की डिटेल आती है दे कैन प्रोसीड अहेड विद द वीडियो, जिनको इसकी डिटेल नहीं आती है एक बार वीडियो पॉज करके मार्क कर लो, ओजोनोलिसिस हमें समझना है, ठीक है। इसके भी 2 टाइप होते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, विद सम एग्जांपल्स। अगर उतनी डिटेल किसी को समझनी है तो 45 डेज वाला क्रैश कोर्स जरूर कर लेना, ठीक है। ओके अच्छा, एक और चीज, इन केस मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते किसी को भी कोई डाउट है एंड लेट्स से तुम मुझसे अभी लाइव नहीं पूछ पा रहे हो, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, एक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे फीचर है जिसको हम बोलते हैं आस्क अ डाउट फीचर, ठीक है। तो तुम वो वाला आस्क अ डाउट फीचर यूज करके अपने जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे, वहां पर अपलोड कर सकते हो एंड यू विल बी इजिली गेटिंग द आंसर्स फॉर ऑल सच क्वेश्चंस। ओके, एक सेकेंड ना, मेरा गला खराब होने वाला है तो मैं एक बार पानी पी लेती हूँ। बस 1 मिनट और रुक जाओ, देन वी विल कंटिन्यू। अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज एल्काइन। एल्काइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिनमें से 2 नहीं, जिनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक को तुम स्किप कर सकते हो। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल हैलाइड, और एक होते हैं जेमिनल हैलाइड। विसिनल और जेमिनल का मैं मतलब समझाती हूँ। मान लो ये एक बंदा, ठीक है, इसकी पड़ोसन, इसकी बंदी, और दोनों आपस में प्यार करते हैं। ये इसका पड़ोसी बंदा, ये इसका पड़ोस वाला है, और ये इस वाली अपनी पड़ोसी से प्यार करता है, मतलब इसका एक बंदा एक बंदी, बाजू वाले का एक बंदा एक बंदी, ऐसे कपल्स को बोलते हैं विसिनल, ठीक है, जो बाजू बाजू में है, मतलब ये कार्बन इसका हैलोजन, ये कार्बन इसका हैलोजन, दोनों बाजू बाजू में, ठीक है, विसिनल। अब मान लो, हेलो 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 हेलो, ऑल गुड राइट, ठीक है। अब मान लो ऐसा हो गया कि ये बंदा, इसकी एक बंदी इससे भी प्यार करता है, एक और बंदी इससे भी प्यार करता है, मतलब एक ही बंदे की अगर 2 बंदियां होंगी, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं जेमिनल। जैसे एक कार्बन उसके ऊपर 2 हैलोजन्स अगर एक साथ जुड़े होते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। समझ आ गया? अब मान लो मुझे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करानी है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, सीधी सी बात, सिंपल सी चीज, मुझे 1 सेकेंड देना, लेट मी जस्ट चेक इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल, ठीक है, यस एवरीथिंग इज ओके, बट एक बात ध्यान से देख लो। हाँ जी, मैं क्या बोल रही थी, मान लो तुमने एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड, और इसके अंदर से हमने हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना है, तो तुम्हें एक बेस डालना पड़ता है जो कि ओकेश बेस होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। कोई बहुत ज्यादा बदतमीज गुंडा डालने की जरूरत नहीं है, आम बदतमीज ऐसे सड़क पे चल रहे गुंडे को पकड़ लो, विच इज अल्कोहलिक KOH। बट मान लो तुमने विसिनल या जेमिनल डाइहैलाइड ले लिया, क्या ले लिया? डाइहैलाइड, मतलब कहने का कि तुम्हें यहां से 2 HX के मॉलिक्यूल को निकालना है, डबल डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है। तो या तो तुम ये करो,
पहले वाले को एल्कोहलिक KOH से निकाल लो, काम चल जाएगा। दूसरे वाले को NaNH2, NaNH2 एक और भी ज्यादा तगड़ा गुंडा है, मतलब ये गली का गुंडा तो ये शहर का गुंडा, ये उससे भी अच्छा बेस है, तो या तो ये यूज कर लो या फिर तुम सीधा 2 मोल्स किसके यूज कर लो, NaNH2 के, दिस इज ऑल्सो वैलिड। बट अगर कोई बच्चा कहता है कि मैम 2 मोल्स एल्कोहलिक KOH को ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते यार। अगर मतलब एक बंदे के पास 2 बंदियां हैं, उनका रिलेशन तुमने तुड़वाना है, ठीक है, तो एक तगड़ा ही गुंडा लेने की बात है, गली के छोटे मोटे गुंडे यहाँ पे काम नहीं आते हैं। So it will not work with 2 moles of alcoholic KOH, rather it will work with first mole of alcoholic KOH and then NaNH2, or you can directly use 2 moles of NaNH2, ठीक है। मैकेनिज्म में जाने की आवश्यकता अभी के लिए तो नहीं है, तो बस इतना कॉन्सेप्ट पता होगा, आंसर आ जाएगा। एक ऐसा मैकेनिज्म, मतलब एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत, हेलो हेलो हेलो, कुछ तो दिक्कत हो रही है, हेलो हेलो हेलो, ओके ठीक है, हाँ जी। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मैं बोल रही थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम इसको स्किप कर भी सकते हो, वो ये है कि मान लो मेरे पास टेट्राहेलाइड है, टेट्राहेलाइड 4 हैलोजन्स हैं, एक कार्बन पे 2 हैलोजन है, दूसरे बाजू वाले कार्बन पे 2 हैलोजन है। अब तुम जिंक डाल दो यार, सबसे प्यार, सबसे ज्यादा अगर प्यार मोहब्बत देखनी है तो मेटल और हैलोजन के बीच की सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत होती है, तो 2 जिंक डालोगे ना तो वो ZnX2 की फॉर्म में निकल जाएंगे और सीधा एल्काइन बन जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी कम आते हैं एग्जाम में, तो स्किप कर सकते हो। नाउ वन लास्ट मेथड विच इज सुपर 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 गुड मेथड, ये बहुत ही अच्छा है, देख लो मैं तुम्हें ये करना सिखा देती हूँ। मान लो मेरे पास एक एल्काइन है, ठीक है, अब ये जो एल्काइन है ना, इसका जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, मतलब इसके पास 50% s कैरेक्टर होता है, ये क्वाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के रखता है, तो जो हाइड्रोजन हमारे पास है वो काफी एसिडिक होता है, काफी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब मान लो मैंने इसके अंदर डाला सोडियम विच इज अ मेटल, ठीक है, तो यहाँ पर एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर वाली कहानी बन जाती है, या सॉल्ट प्लस वाटर नहीं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि मेटल डाले मैंने, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यहाँ पर आ गया Na प्लस, ठीक है, ये बन गया। ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है, क्यों, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो नेगेटिव को अच्छे से रख पाएगा। अब तुम कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले लो, मानो मैंने ये ले लिया, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, हैलोजन पे डेल्टा नेगेटिव है, मतलब चार्ज डिफरेंस है, तो ये जो कार्बन माइनस है इस डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा और हैलोजन यहां से भग लेगा, तो तुम कह सकते हो, देखना ये कुछ बन गया, मतलब एक एल्काइन से तुमने दूसरा एल्काइन बना लिया, लेंथ ऑफ द चेन को एक्सटेंड करा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एल्काइन की बात करूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो इतने ही थे जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ एल्काइन की कुछ केमिकल रिएक्शन। ये तो हमने कर लिया है कि एल्काइन की सेबेटियस-एंडर्स रिएक्शन करते हैं तो पहले एल्कीन बनेगा और रिएक्शन रुकेगी नहीं, तो सीधा का सीधा एल्केन पे कन्वर्ट हो जाएगी, ये बात मानते हो, है ना। अब ये दोनों काफी सिमिलर सी, मतलब मैकेनिज्म सेम है, बट याद रखने का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। मान लो क्या होता है, मैं तुम्हें पूरा मैकेनिज्म छोटा सा वो करके बताती हूँ। मान लो मेरे पास है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने इसमें हैलोजन हैलाइड HX डाला, रटना नहीं है, मैं वैसे सिखा भी देती हूँ। तो HX क्या है, H पे पॉजिटिव है, X पे माइनस है, अटैक होगा नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर, तो होगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, एक कार्बन को मिल जाएगा पॉजिटिव और दूसरे कार्बन को मिल जाएगा हाइड्रोजन, ये बात मानते हो। अब ये जो X माइनस है वो आकर के इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, HCX डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। जैसे पहले हम ऐड करते हैं बस वही करना है। अब मान लो मैंने सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX ऐड किया, ध्यान से, इसी को मैं अगले क्वेश्चन में रिपीट करूंगी। अब मैंने इसमें HX ऐड किया तो ध्यान से देखो, अटैक होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। अब यहाँ गाइस ध्यान से देखना, 2 पॉसिबिलिटीज है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ध्यान से देखो क्या पॉसिबिलिटी, या तो हाइड्रोजन मिल जाए बाजू वाले को और पॉजिटिव मिल जाए यहाँ, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अदर पॉसिबिलिटी इज हाइड्रोजन मिल जाए लेफ्ट वाले को और राइट हैंड साइड पर आ जाए पॉजिटिव, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी जब हमने जीओसी का चैप्टर पढ़ा था तो मैंने तुम्हें सिखाया था
अगर कार्बन के जस्ट बाजू में हैलोजन है, सुन लो जिनको नहीं आता, कार्बन के पास पॉजिटिव है मतलब भिखारी है, और उसके ऊपर जस्ट बाजू में एक ऐसा हैलोजन लगा हुआ है या एक ऐसा एटम लगा हुआ है जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो वो हमेशा हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दे देगा दान में। मतलब ऑल्दो ये एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, बट स्टिल वो कहेगा कि यार कार्बन तो बेचारा पॉजिटिव है ना, चल मैं इसकी रक्षा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, जबकि यहाँ पर देखो कार्बन के ऊपर हैलोजन है बट इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं है, बाजू वाले के ऊपर पॉजिटिव है। तो हैलोजन कोई दानवीर नेचर नहीं शो करता, बस ये बुखड़ है, बीमारी है, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, खींचेगा खींचेगा खींचेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल है। ये बात समझ आई? सो ये मोर स्टेबल है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, अब X माइनस यहीं पर अटैक करेगा, ये बन गया मॉलिक्यूल। कहने का तात्पर्य यह है कि इतना याद रख लो कि एक ही कार्बन पर दोनों के दोनों हैलोजन्स आएंगे, ठीक है। अब एक और चीज मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, ये तो हो गया हाइड्रोजन हैलाइड को कैसे रिएक्शन करानी है एल्काइन के साथ। अब अगर मान लो पेपर में तुम्हें ये टर्म्स दिखे HgSO4 H2SO4, कहीं पर भी HgSO4 H2SO4 दिखे या परसेंटेजेस दे रखी हो या नहीं दे रखी हो, भाई साहब तुम ये सोच लेना ये कुछ नहीं है, हमें बस पानी ऐड करना है। क्या ऐड करना है? पानी पीना है, पानी। ये H2SO4 है, एक H2SO4 है, एक HgSO4 है, और यहाँ पर क्या, और ये पानी है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पारी हो रही है। पानी पियेंगे और पारी हो जाएगी। बात समझ आई? चाहे HgSO4 H2SO4 लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हो, हमें सिंपल पानी ऐड करना है एल्काइन में। ये भी मैं तुम्हें करना सिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन इस साल भी आया हुआ था, तो दोबारा से आने के चांसेस हैं। पानी ऐड करना है मतलब H प्लस और OH माइनस ऐड करो। तो पहले H प्लस ऐड कर दो, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया CH, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, है ना। अब क्या कर दो, OH माइनस ऐड कर दो यहाँ पर, तो OH माइनस यहाँ पर ऐड होगा, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। बड़े ध्यान से देखो, ये तुम्हें इनोल फॉर्म नहीं दिखाई दे रही है कि एक ही कार्बन पे OH भी और डबल बॉन्ड भी है, ये स्टेबल होता नहीं है, तो तुम्हें पता है हमेशा हमेशा कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, ये हमारा कंपाउंड आ जाएगा। बात समझ आ गई? सो ये जो लास्ट वाला था कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म जहां पर होती है HgSO4 और H2SO4 वाला, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो तीन हमारे जो सब पार्ट्स थे इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर देयर विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक और चीज बोल देती हूँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम वापस से और डिटेल में पढ़ेंगे जब ग्रेड 12th की ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर में कराऊंगी। चैप्टर का नाम है हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स, वहां पर हेलोअरीन्स आएंगे तो दोबारा ये पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बेसिक्स के लिए तो पढ़ लेते हैं। ये इस बार भी क्वेश्चन आया था जेई के पेपर में, बेशक तुम ये जो करंट ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं उठा के देख लो। तुमने एसिटिलीन लेना है, एसिटिलीन पता होना चाहिए, इथाइन का दूसरा नाम है एसिटिलीन, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स ले लेना, इसके 3 मोल्स ले लेना, उसको रेड हॉट आयन ट्यूब जो लगभग 500 डिग्री सी का टेम्परेचर होगा उस पर डालना, और ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दे रखा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो हम अभी तो पढ़ के आए हैं, बेंजोइक एसिड ले लो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड ले लो। इसके अंदर NaOH और CaO डालोगे तो तुम्हें नहीं पता क्या कि CO2 निकल जाएगा, एक बेंजीन रिंग बन जाएगी। बेसिक सा अभी जो सुबह पढ़ के आए हैं वही, मतलब अभी जो आधे घंटे पहले पढ़ा था वही की वही चीज है। आगे देखना, इसको बोलते हैं फिनोल। फिनोल की जिंक डस्ट डाल दो भाई साहब, जिंक और ऑक्सीजन, जिंक और हैलोजन भी आपस में बहुत चक्कर चलाते हैं, जिंक और ऑक्सीजन का भी बहुत चक्कर चलता है। जैसे ओजोनोलिसिस में चला था ना जिंक और ऑक्सीजन का चक्कर, तो यहाँ जिंक डस्ट डालेंगे, फिनोल में से O निकल जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन। एक और लास्ट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्यों बोलते हैं, क्या होता है, इसकी विस्तार में चर्चा करेंगे ग्रेड 12th के चैप्टर्स में, बट इसका शक्ल मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। एक बेंजीन है, उस पे ऐसे लगा होता है N ट्रिपल बॉन्ड N पे पॉजिटिव और Cl माइनस, जिसको N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इसमें से अगर ये N2 निकालनी है तो या तो डाल दो H3PO2, या फिर डाल दो एथेनॉल, या फिर डाल दो कॉपर प्लस का कोई सॉल्ट, एंड खत्म, बेंजीन बन जाएगा। इसके बारे में भी विस्तार में चर्चा ग्रेड 12th में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। चलो, तो अब मैं तुम्हें एक लास्ट सेट ऑफ रिएक्शंस बताती हूँ। आई विल बी टेलिंग यू वन लास्ट सेट ऑफ रिएक्शंस। मैं बेंजीन की 5 रिएक्शंस तुम्हें बताऊंगी,
यू जस्ट नीड टू नो दोज 5 रिएक्शंस एंड आवर वर्क इज डन। इससे ज्यादा जो भी रिक्वायर्ड होगा हम ग्रेड 12th की ऑर्गेनिक में रिवाइज कर लेंगे। 12th के लिए भी आई विल बी डूइंग अ फास्ट ट्रैक रिविजन फॉर श्योर, ठीक है। 1 अप्रैल से हम कर लेंगे। मान लो मेरे पास क्या है, बेंजीन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन में मैंने डाला क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, या फिर यू कैन टेक FeCl3 एनहाइड्रस, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर Cl आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल यूज हो रहा है Cl पे पॉजिटिव। अगर किसी को मैकेनिज्म जानना है तो अब मेरा डायलॉग वापस सेम रहेगा, वॉच 45 डेज क्रैश कोर्स। अगर मान लो तुमने इसके अंदर डाला एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एक एल्काइरेशन रिएक्शन। अरे सॉरी, ओ मैन, सारी मेरी स्क्रीन चली गई, वापस लिख देती हूँ। चलो, बेंजीन में क्लोरीन डालो, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में, यहां पर बनता है हमारा क्लोरोबेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल है Cl+, ठीक है। बेंजीन में डालो RX इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यहां पर बन जाता है बेंजीन पे R। यहां पर कार्बोकेटाइन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। कहाँ कार्बोकेटाइन बनता है, कहाँ नहीं बनता, वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, 45 डेज क्रैश कोर्स पे मैंने करा रखे हैं। मतलब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ R+ या R पे डेल्टा+, दीज आर द 2 कार्बोकेटाइन्स, ठीक है। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, यू हैव टू ऐड RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या बना लेता है, एसाइल बेंजीन, बेंजीन पे COR, इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। याद रखना यहाँ पे एसाइल ग्रुप RCO पॉजिटिव, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन, ये मतलब हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, याद रखने की चीजें हैं। नेक्स्ट हम करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पे पॉजिटिव, दिस इज आर इलेक्ट्रोफाइल, और यहां पर नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, बेंजीन पे NO2। एंड लास्ट रिएक्शन, मान लो मुझे सल्फोनेशन करानी है। सल्फोनेशन का मतलब बेंजीन पे सल्फोनिक एसिड SO3H ग्रुप लगाना है, तो यहां हम यूज करते हैं ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला पता है अब तो, ओलियम इज नथिंग बट फ्यूमिंग H2SO4 प्लस SO3 विच इज, देख लो, H2SO4 प्लस SO3 इज नथिंग बट H2S2O7, इसको बोलते हैं ओलियम। यहां पर याद रखना है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। जितना मैंने स्क्रीन पे लिख दिया ना अभी के लिए, दिस इज मोर देन एनफ अगर जेई का पेपर देने जा रहे हो। जिस बच्चे को इतनी भी चीजें याद है, ठीक है, जितना मैंने स्क्रीन पे लिखा है, इट इज मोर देन एनफ जेई के पेपर के लिए। जिस बच्चे को इतनी चीजें याद हैं और लेट्स से कल परसों तरसों तुम्हारा एग्जाम है, लाइफ इज सॉर्टेड। बस जहां जहां मैंने बोला थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेना क्रैश कोर्स से, या तो बेशक क्रैश कोर्स के नोट्स को रिवाइज कर लो। याद है सब कुछ, नोट्स रिवाइज कर लेना, काम डन। याद नहीं है तो वो वीडियोस को वापस से फॉलो कर लो, वो भी चलेगा, बट इतना कर कर जाना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, सो आई टोल्ड यू बिगिनिंग में कि ये वाला चैप्टर अपने आप में ही 4 चैप्टर्स का मिक्सचर है, तो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, बट आई होप मैंने अपना वर्ड रखा, पूरी की पूरी चीज जितनी बोली थी वो सारी की सारी करा दी है ना। एंड आई होप द सेशन वाज यूजफुल फॉर एवरीवन, बिकॉज एक क्विक रिकैप मिल गया हमें एक बड़े से चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स का, राइट। चलो, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस। वंस अगेन, जो बच्चे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, विच आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कोड है ना, ये कोड यूज करके मेरी सारी स्पेशल क्लासेस तुम अटेंड कर सकते हो जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जो हर संडे टेस्ट होता है वो टेस्ट देने चाहते हैं, वहां पर भी द सेम कोड इज एप्लीकेबल, और उस टेस्ट में तुम्हें खूब सारी स्कॉलरशिप मिल सकती है। मेक श्योर यू आर राइटिंग द टेस्ट एवरी संडे, एक अच्छी असेसमेंट हो जाती है, एक अच्छी एनालिसिस हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है, मेरा प्लस पे कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है, यू कैन गो फॉर ईदर प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन। प्लस पे लोगे तो दीज आर द प्राइजेस, ये पर मंथ के प्राइजेस हैं। जो बच्चा आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, थोड़े से प्राइजेस में डिफरेंसेस हैं, बट वो डिफरेंसेस सिर्फ इसलिए हैं बिकॉज
यू विल बी असाइंड अ पर्टिकुलर मेंटर, जो पर्सनल मेंटर होगा, पर्सनल ट्रेनर होगा, जो थ्रू आउट योर जेई की जर्नी तुम्हें गाइड करेंगे, हमेशा हमेशा गाइड करेंगे, ठीक है। कहीं पर गिर जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, पढ़ने का मन नहीं करता, यू आर लाइक कि नहीं मुझे तो नहीं पढ़ना जेई एंड ऑल, बहुत बार ऐसे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, ऐसी मतलब डिमोटिवेटेड बातें आती है मन में। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए इफ यू नीड अ पर्सनल मेंटर, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर भी मैं अपनी साइड से इतनी हेल्प कर सकती हूँ, मेरे जितने भी एसवी एटम्स हैं, दे कैन फील फ्री टू यूज दिस कोड साक्षी लाइव। ऑल एसवी एटम्स शुड बी यूजिंग द कोड साक्षी लाइव। यार तुम्हारी मैम जो है वो बहुत मेहनत करती है, ठीक है। आई एम लिटरली वर्किंग डे एंड नाइट, है ना, विद अ स्मॉल बेबी एवरी टाइम विद मी। सो मेरी बस यही कोशिश होती है कि मेरे जो एसवी एटम्स हैं उनकी उम्मीदों पे हमेशा मैं खरी उतरूं, है ना। तो जितना मैं अपनी तरफ से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू माई लेवल बेस्ट, ठीक है। तो अगेन अगर मैं सब्सक्रिप्शन लेने को तुम्हें बोलती हूँ तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। ये नहीं कि सिर्फ बेचने पर्पज से, मैं कोई सेल्स पर्सन नहीं हूँ जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन सेल करूंगी। मैं लिटरली फील करती हूँ कि येस दी सब्सक्रिप्शंस आर गुड एंड दे विल हेल्प यू आउट, दैट इज व्हाई आई एडवाइस यू टू गो फॉर सच थिंग्स, ठीक है। एंड यू शुड ट्राई द आस्क अ डाउट फीचर, ये बहुत बढ़िया है। अपना डाउट की फोटो खींचो, अपलोड कर दो, सेंड इट टू द टीचर, बहुत जल्दी से तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे तुम्हारे पास। सो दिस इज रियली अ गुड फीचर, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट, ठीक है। ओके, सो आज की कहानी यहीं पर करते हैं। अगेन लास्ट में मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, इफ यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, यू विल नॉट बी अ सब्सक्राइबर, यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ माई एसवी एटम। और हमारी एसवी एटम्स की फैमिली इतनी तगड़ी है ना, इतनी बॉन्डिंग अच्छी है, मतलब हमारे लिए केमिस्ट्री एक ऐसी फन वाला सब्जेक्ट बन जाता है विच इज नॉट एट ऑल टफ। तो अगर तुम्हें केमिस्ट्री से एक गंदी फीलिंग आती है, एक एवर्जन है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू बी एन एसवी एटम, बिकॉज मेरे एसवी एटम्स को केमिस्ट्री से प्यार हो ही जाता है, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।